हेलो एवरीवन, इल्यूम डाउट्स का 12th वीडियो है आज। और एनिमल टिश्यू से एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो कम से कम 3 बार, यानी एक बार एम्स 2010 में, एक बार एआईपीएमटी 2009 और एक बार एम्स 2006, पिछले 15-16 सालों में क्वेश्चन कम से कम 3 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। और क्वेश्चन है कि ब्रोंकाई और फैलोपियन ट्यूब में क्या सिमिलरिटी है। ब्रोंकाई और फैलोपियन ट्यूब में क्या सिमिलरिटी है। एंड वी ऑल नो ब्रोंकाई आपके रेस्पिरेटरी पाथवे का पार्ट है और फैलोपियन ट्यूब वो ट्यूब है जो कि यूटेरस को कनेक्ट करती है ओवरी से। हालांकि फैलोपियन ट्यूब ओवरी के साथ कनेक्शन शो नहीं करती, ये ओवरी के ऊपर प्रेजेंट रहती है। तो इनमें सिमिलरिटीज पूछी गई थी और ये 4 ऑप्शंस थे अपने। देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखो, ब्रोंकाई की बात करता हूं। ये ब्रोंकाई का इनर वॉल, और इस इनर वॉल पे जो एपिथेलियम है, उस एपिथेलियम पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। इनको हम कहते हैं सीलिया। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज सीलिया। नाउ सीलिया करते क्या है, बेसिकली क्या है, जैसे इस पिक्चर में दिखा रखा है हमने, ये डस्ट पार्टिकल्स ले लो, पैथोजेंस ले लो या एक्सेस म्यूकस ले लो, ये जितने भी चीजें हैं एक्चुअल में, जैसे हम लोग समझो इनहेल कर रहे हैं और इनहेलेशन के साथ में कोई डस्ट पार्टिकल जो है अंदर एंटर हुआ, ट्रैकियाई से चला गया ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से फिर वो लंग्स में चला जाएगा। एंड वो अंदर जाकर जो ट्रैकिया के बाद में जो ब्रोंकाई और फिर ब्रोंकाई का जो फर्दर डिवीजन है, जिसे आप रेस्पिरेटरी ट्री बोलते हो, वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है अंदर जाकर कि आगे इनकी इतनी ज्यादा फर्दर ब्रांचिंग है कि अगर कोई डस्ट पार्टिकल अंदर गया तो उसका वापस बाहर आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और ये अंदर जाकर जो है क्लॉग करेगा हमारे लंग्स को। तो उसके लिए ये चाहते हैं हम कि इस तरह के पार्टिकल्स कभी अंदर नहीं जाए, ज्यादा म्यूकस हो वो भी अंदर ना जाए, और ना ही पैथोजेंस अंदर एंटर करे। तो यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है जिनको हम कहते हैं सीलिया। ये इस तरफ जाएंगे तो ये लंग्स के अंदर एंट्री करने वाले हैं, और इस तरफ ऊपर क्या जाएगा, फेरिंग्स। सीलिया क्या करते हैं, बेसिकली इनका जो सीलिया बीट करते हैं ना, सीलिया मूवमेंट करते हैं, ये टुवर्ड्स दी फेरिंग्स करते हैं, यानी टुवर्ड्स दी आउटर साइड। इनर साइड तो लंग्स हो गए, आउटर साइड फेरिंग्स हो गए, तो ये टुवर्ड्स आउटसाइड बीट करते हैं। तो जो भी पार्टिकल्स यहाँ पे आते हैं वो सब इनकी बीटिंग की वजह से ऊपर डायरेक्शन में जाएंगे, यानी फेरिंग्स की तरफ। बाद में फेरिंग्स में इसमें पहुंचने के बाद आप या तो इनको ओरल कैविटी या फिर नेजल कैविटी से आप उसको बॉडी के बाहर निकाल देते हैं। आपने देखा होगा किस तरह अपने को कफ बनता है बहुत ज्यादा। तो जब कफ बनता है बहुत ज्यादा तो हम या तो नोज से या ओरल कैविटी से उसको बाहर स्पिट कर सकते हैं, या फिर नोज से हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। इससे ये सब चीजें लंग्स में नहीं पहुंचती। तो ये सीलिया का फंक्शन है। फैलोपियन ट्यूब की बात करूं तो ये फैलोपियन ट्यूब का देखो माइक्रोग्राफ है। इस फैलोपियन ट्यूब में भी आपको सीलिया दिख रहे होंगे। बेसिकली फैलोपियन ट्यूब की अगर हम बात करें तो आपको आइडिया होगा कि फैलोपियन ट्यूब आपके कुछ इस तरह से रहती है कि ये फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, लास्ट पार्ट फैलोपियन ट्यूब का इन्फेंटिबुलम कहलाता है, और यहाँ रहती है ओवरी, और इस तरफ रहता है यूटेरस। ठीक है, तो ओवरी में से जब सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है तो फैलोपियन ट्यूब में आता है। फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं सीलिया। अब ये सीलिया बीट करके, सीलिया मूवमेंट करके इस सेकेंडरी oocyte को टुवर्ड्स यूटेरस मूव करवाते हैं। यहां पर आने के बाद अगर ये फर्टिलाइज हो गया समझो और जाइगोट बना, तो फिर ये आगे जाइगोट का मूवमेंट कराएंगे टुवर्ड्स यूटेरस। यानी इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूं कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ सेकेंडरी oocyte टुवर्ड्स द यूटेरस। तो ये इंसीलिया की बीटिंग की वजह से ऐसा रहता है। तो ये सिमिलरिटी है ब्रोंकाई और फैलोपियन ट्यूब में कि इन दोनों के एपिथेलियम पे प्रेजेंट होता है सीलिया। ब्रोंकाई में ये मूवमेंट करवाता है डस्ट पार्टिकल्स, पैथोजेंस या एक्सेस म्यूकस का, और फैलोपियन ट्यूब में ये मूवमेंट करवाता है सेकेंडरी oocyte का टुवर्ड्स यूटेरस। सो द आंसर इज सीलिएटेड एपिथेलियम। एंड सेम जो है ट्रैकिया में भी प्रेजेंट रहता है। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में 3 बार आ चुका है और ज्यादा एक्सपेक्टेड भी है। तो अपना आंसर होगा 4th, सीलिएटेड एपिथेलियम। Thanks a lot for watching us. Stay connected with us for more of such doubts in Ilium Doubts. Thank you.